नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा था जिसमें आपको मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो ज्योग्राफी का आज कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हिस्ट्री का मैंने क्लास डाल दी है, अपलोड कर दिया वीडियो, तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है, जो पृथ्वी गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, उस गति के विषय में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। और जैसा कि मेरा मेनली जो फोकस पॉइंट है कि हमें कितना पढ़ना है, एनसीईआरटी से हमें सिर्फ अपने लिए उस पॉइंट को निकाल लेना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अदर हमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, और ना हमें उस पर ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक अपना खुद का चक्कर लगाती है, तो जिसे घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है, और एक सूर्य का परिक्रमण करती है। सूर्य का चक्कर लगाती है जिसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, देखिए बताया गया है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति के परिक्रमण कहते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, जैसे कि पृथ्वी, आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, कि पृथ्वी जो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है, ठीक है। क्योंकि ये मैं भी बता रहा हूँ आपको, बट फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है जब क्वेश्चन आता है सामने, परवलयकार, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, तो कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, इसके लिए आप पॉइंट लिख लीजिएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 66 पॉइंट आपका कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ कि जो पृथ्वी जो है, ऐसे आप देखते हैं कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री बताते हैं झुकी हुई है। बट अगर पूछ लें कि पृथ्वी कक्षीय समतल से कितने अंश का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का बनाती है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, पर पृथ्वी कक्षीय समतल से कितना कोण बनाती है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, कि झुकाव कोण बनाती है समतल से, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं दिन और रात इसी कारण होते हैं। सूर्य की ओर वाले दिन में भाग में दिन होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। जो दिन रात को विभाजित करता है ग्लोब पे, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब का इसलिए बोल रहा है, ग्लोब का मतलब अर्थ है, पृथ्वी पे बता रहा है, बट उसने ग्लोब बताया, जैसे कि 6 क्लास के बेस पे कि बच्चों को दिखाया कि ग्लोब है ये, तो उसके रिगार्डिंग बता रहा है, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। जो ओरिजिनल टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट लगता है। 4 मिनट आपके बच जाते हैं। 4 मिनट यही ऐड होकर 4 साल में आपका अधिवर्ष बनता है, ठीक है। जो अधिवर्ष होता है जिसमें फरवरी आपके 29 की होती है, तो इसी रीजन से होती है कि पृथ्वी को चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। जो 4 मिनट बचता रहता है, जो जाके 4th ईयर में कंप्लीट 1 डे बन जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती हो तो क्या होगा, तो इसका आंसर बताया गया है। सूर्य की तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, ठीक है। अगर पृथ्वी, सोचिए, आप ही सोचिए कि अगर पृथ्वी गति ना करे, घूर्णन गति जो कर रही है, तो क्या होगा? पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य के सामने होगा उस पर हमेशा दिन रहेगा, तो उस पर जब हमेशा एवरीडे दिन रहेगा, सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी 24 घंटे, तो क्या होगा? टेम्परेचर उसका काफ़ी बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, और जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, घूर्णन तो कर नहीं रही पृथ्वी, तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी होगी। ठंडी होती है हमेशा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए
365 दिन का मानते हैं, सुविधा के लिए 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। वही बता रहा है 4 मिनट जाके आप ऐड करेंगे 1 ईयर में तो आपका हो जाएगा 6 आवर, और वही आप 4 बार में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 आवर। ये देखिए मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था जो विषु के बारे में। चलिए क्लियर करते हैं। ये देखेंगे, ये शरद ऋतु में आपका 21 मार्च है, ये विषु है। 21 मार्च में कौन सा विषु होता है? वसंत ऋतु में। देखिए शरद ऋतु और ये वसंत ऋतु उत्तरी ध्रुव में है, और ये दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव दिखा रहा है कि उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। और ये आपका कब पड़ रहा है? 21 मार्च को विषु आता है। फिर आप 21 जून को आएंगे तो ये कहाँ पे होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो आपकी कर्क रेखा है जो भारत से गुजरती है, भारत के किस किस स्टेट से गुजरती है ये आप कमेंट कीजिएगा, और किस स्टेट की राजधानी कर्क रेखा पे स्टेब्लिश है, स्थित है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो वो क्लास रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखते हैं आप 23 सितंबर को फिर से विषु पे आता है। ये शरद ऋतु का विषु होता है, ठीक है। और फिर 22 दिसंबर को आपका दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री आपकी रेखा है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पे होता है, ठीक है। फिर अपना प्रक्रम पूरा करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर यानी एक दिन 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह जो 28 की नहीं 29 की होती है, ठीक है। वही रीजन बताया जा रहा है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है, लीप वर्ष बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरी कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है, ठीक है। तो हमें बांटते जो है गर्मी, सर्दी ऋतु, शरद और वसंत में बांटते हैं, ये तो पता ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। 21 जून को सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पे। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत नहीं तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्ति होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 21 जून को आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, जिसे उत्तरी अयानांत पृथ्वी की अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सामने सूर्य की झुकी होती है, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण अयानांत कहते हैं, ठीक है। उसे उत्तर अयानांत कहते हैं, इसे दक्षिण अयानांत कहते हैं। कब होता है? ये 21 जून को होता है। और दक्षिण अयानांत कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की जगह 21 दिसंबर भी हो सकता है, बट सके 1-2 दिन का डिफरेंस होता रहता है, ठीक है। ये फिक्स डेट नहीं है कि हाँ 22 दिसंबर को ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सी कंट्री है जिसमें गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाया जाता है। तो आप ही सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन हो जाएगा फिर, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिसमस किस पर्व, क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है गर्मी के मौसम में, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ। तो इसके लिए याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। वही बता रहा है कि जब 21 जून होता है तो आप देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो वहाँ पे शरद ऋतु होती है, ठीक है।
बता रहा है कि 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑप्शनल आपके हैं। ऑप्शनल, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जैसे घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति अपना जो चक्कर लगाती है पृथ्वी से, घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुव व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? तो बताइए किस दिन पड़ती हैं? जैसे जानते हैं 21 जून को कहाँ पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो क्या बचा हमारे पास? 21 मार्च। ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। एक अच्छा क्वेश्चन है फैक्ट के रूप में, याद रख लीजिएगा आप। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो आप बताइए ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है? घूर्णन के कारण या परिक्रमण के कारण? तो आप जान लीजिएगा ये परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं आप घूर्णन के कारण तो दिन और रात में चेंजेस होता है। पृथ्वी जो होती है उपसौर अपसौर की कंडीशन होती है। अगले चैप्टर में अभी आप पढ़ेंगे आगे कि जो उपसौर उपसौर की आती है कंडीशन, कि ऐसा डे आता है जब सूर्य के हमसे, जैसे ये मान लीजिए आप पृथ्वी है और ये सूर्य है, जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के एस पथ पे लगा रही है दीर्घवृत्ताकार, तो यहाँ पे जो होगी इसकी डिस्टेंस काफ़ी दूर रहती है और यहाँ पे डिस्टेंस पास रहती है। तो ये क्या होता है? ये आपका उपसौर होता है। ये आपका क्या होता है? ये ये पास में, हाँ सही है, ये उपसौर होता है। ये क्या होता है? अपसौर होता है। तो भारत को, जो इंडिया को है, दोनों से फ़ायदा होता है। अपसौर से भी, जैसे पेरिहिलिन अपहिलियन कहते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ, जिसके हिंदी के सब्जेक्ट चल रहा है, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीट हिंदी में बताऊँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपसौर की कंडीशन होती है और ये उपसौर की कंडीशन। ठीक है, ये सूर्य है और वो पृथ्वी। ठीक है, सूर्य। अब आप सोचेंगे किस कंडीशन में होता है? जब ये दूरी होगी तो हमारे समय में क्या चल रहा होगा? 3 जनवरी। ठीक है, सॉरी 3 जनवरी नहीं, यहाँ पे 4 जुलाई होगा। 4 जुलाई। ओके, इरेज करके बताता हूँ आपको। जब यहाँ पे आप होंगे तो 4 जुलाई होगी। तो हमें जो गर्मी के मौसम में गर्मी पड़नी चाहिए, हमारे इंडिया में कम गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो दूरी डिस्टेंस है सूर्य से काफ़ी मैक्सिमम है, तो इससे हमें बेनिफिट मिलता है। गर्मी में भी बेनिफिट मिला कि हम सूर्य से दूर हैं तो हमें गर्मी कम पड़ी, और ठंडी के मौसम में हमें बेनिफिट मिला कि हम सूर्य के पास हैं। ये जो पड़ती है कंडीशन आपकी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, 3 जनवरी। तो इसमें हमें बेनिफिट मिलता है कि जब हमारे प्रदेश में 3 जनवरी आप जानते हैं शीतकाल होता है, तो शीतकाल में हमें बेनिफिट मिलता है कि हम सूर्य के पास होते हैं तो हमें उष्मा मिलती रहती है, तो हमारे वहाँ इतनी विकट ठंडी भी नहीं होती। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र। आप अपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये तो हमें ग्लोब से पता नहीं चल सकता, क्योंकि ग्लोब में हम जो डायरेक्शन करते हैं लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से करते हैं, कितने लैटीट्यूड पे हैं, लॉन्गिट्यूड पे, तो उसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे स्टेट में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कि उसे ढूंढने के लिए भी आम इंसान के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसी के लिए हमने मैप बनाया, मैप के रिगार्डिंग सब बताया। ठीक है, आप सोचिए अगर इंडिया का मैप ना बना होता तो कितना प्रॉब्लम होती कि हमें ये पता होता कि अगर 82 डिग्री जो है उड़ीसा से गुजरता है, बट अब हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से कौन सा उड़ीसा है, कहाँ पे इस्टेब्लिश है। अब जब मैप हमारे पास अवेलेबल है तो हम मैप में देखते हैं कि उड़ीसा की डायरेक्शन क्या है, उड़ीसा कहाँ पे इस्टेब्लिश है, क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, आसान हो गया ना इसी रीजन से। ठीक है, वही बताया गया इसमें, तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, जैसे कि डिफिनेशन के रूप में दे देगा और फैक्ट में पूछ लेगा।
कि मानचित्र क्या है। मानचित्र पृथ्वी की सतह पर इसके एक भाग के पैमाने के मध्यम उभरी सतह पर खींचा गया चित्र है, ये दे देगा या कुछ चेंजेस कर देगा। उसमें आपको लगेगा कि हाँ सेम यही लिखा था, बट आप इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं ये लाइन, तब तक आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उसमें, कि अगर एक स्टूडेंट ने 6 to 12 अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो उसका प्री कभी नहीं रुकेगा, प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट मेंस में जो होते क्वेश्चन करंट बेस आते हैं तो उसके लिए करंट पढ़ना पड़ता है मैक्सिमम, बट जो प्री है वो इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो आप देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड के एटलस नाम से किताब आती है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि मैप से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो हम पता ही कर लेते हैं मैप से, उसके साथ साथ भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ। भौतिक मानचित्र के बारे में बताया गया। तो भौतिक मानचित्र में क्या क्या होता है और क्या डायरेक्शन यूज करते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानी नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र में आपका शहर है, गांव है, ज़िला है, स्टेट है, दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र होता है। ठीक है, तो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र 2 पॉइंट हमने इसमें देखे हैं। आइए जिसमें 2-4 पॉइंट ही हैं पूरे चैप्टर में, वो मैं आपको बता दूंगा। ये थीमेटिक मानचित्र, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन है, बट इसे आप पढ़ लीजिएगा सही से। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, 3 घटक हैं, क्या है, दूरी और डायरेक्शन और प्रतीक। अब दूरी के बारे में जानते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या इसके भाग को छोटा कर कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। तो इसमें बताया गया दूरी के विषय में बताया गया है, लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, तथा यह भी संभव हो सकता है कि जब कागज़ पर एक छोटी दूरी वाले स्थल की बड़ी दूरी में व्यक्त करते हैं, इसलिए उद्देश्य एक पैमाने पर चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पैमाना क्या होता है। पैमाना किसे कहते हैं, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर खींची दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक दे रखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। तो डिफरेंस क्या होता है बड़े मानचित्र और छोटे मानचित्र में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है पॉइंट, जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं उन्हें ही आपको देखना है। ठीक है, छोटा मानचित्र जो होता है मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने एक घटक पढ़ लिया, दूरी। अभी मैप दिखा रहा है कि मैप फलों खेल का मैदान है, कैसे दर्शाया गया, पेड़ के लिए सामुदायिक केंद्र विद्यालय, एक मैप के रूप में दिखा रहा है। डायरेक्शन देखते हैं, दूसरा घटक जो हमारा है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है, लिखा होता है जिसका अर्थ होता है उत्तर। ठीक है,
यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाते हैं। तो आप देख लीजिए, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? डायरेक्शन के जो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु हैं उन्हें, ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि आपके रीजनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे उत्तर की डायरेक्शन है और ये पूरब की डायरेक्शन है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। एक स्टेप बैक वाले को आगे रखते हैं, ये उत्तर और ये पूरब, तो यहाँ उत्तर पूरब कहा गया। तो आपके माइंड में आ सकता है, जैसा कि सेट का एग्ज़ाम भी आपको देना होता है, तो उसमें रीजनिंग में ये बताया जाता है, जो ये रेखा होती है 23.5 डिग्री की होती है, कितने पे? 23.12। तो टाइमिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं कुछ टाइम बाद आपको सेट का पेपर भी बता दूंगा, जैसे कि उसके कुछ टॉपिक मेनली बता दूंगा जिनसे आपका सेट ईजिली क्लियर हो जाए। जैसे ब्लड रिलेशन है और डायरेक्शन है और कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ टॉपिक हैं 4-5, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपके ईजिली 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैक्सिमम आपको पास करने के लिए सिर्फ 28 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आपने 28 के ऊपर कर लिया तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होता, तो ईजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा, उत्तर पूर्व कहते हैं इसको, पूर्व उत्तर नहीं कहते हैं। जैसे कि उसमें आप क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसमें पूर्व उत्तर दे रखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर पूर्व कह रहे हैं तो पूर्व उत्तर भी तो कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसे देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। अब देखिए, इस डायरेक्शन से चला, ये डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण पूर्व। अब यहाँ देखेंगे तो आप क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्योंकि मेन रेखा जो आपकी है ये उत्तर पश्चिम है, इसी की डायरेक्शन के चारों तरफ घूमता है। दक्षिण पश्चिम से आप देखेंगे तो क्या होगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, सॉरी ये उत्तर पश्चिम है आपके, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये उत्तर है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये देखेंगे तो आप दक्षिण पश्चिम, ये देखेंगे तो आप उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपके सेट के एग्ज़ाम में काम देगा। और जैसे वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इजीली क्वेश्चन होते हैं कि 23.5 डिग्री होता है, उसमें टाइम पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए 10 o'clock हुआ है, 10:12 हुए हैं, तो 10:12 हुए हैं, 15 मिनट बाद घड़ी की सुई कितने एंगल पे होगी, 12 से कितने एंगल पे होगी या कितने टाइम पे होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होता है कि कितने डिग्री पास करेगी, तो टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसका डिवीज़न किया जाता है कि टाइम को कैलकुलेट करने के लिए डिग्री सेकंड को आप मिनट में, मिनट को आप सेकंड में, और डिग्री सेकंड को सेकंड में चेंज करते हैं। पूरा फार्मूला जानते हैं, उसके बाद आपके लिए आसान होता है। ठीक है, तो वह मैं आपको बता दूंगा किसी डे क्लास में। ठीक है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब देख लेते हैं सिंबल, जैसे कि हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, दूरी पढ़ ली, दिशा पढ़ ली, और तीसरा है सिंबल। तो सिंबल के बारे में बताया गया किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाने का संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों का प्रयोग करके दर्शाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट मैप में देखिए, जो रेलवे लाइन होती है उसके रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल बनाए जाते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल, ये भी हो सकते हैं या ये। ठीक है, ये आपकी बड़ी लाइन है, ये आपकी मीटर लाइन है, ये आपकी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, सड़क के लिए ये अगर पक्की सड़क है तो ये सिंबल बनाएंगे, अगर कच्ची सड़क है तो डैश डैश करके। ठीक है, और सीमा जो बॉर्डर की होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर होगा तो ये डायरेक्शन इससे दर्शाते हैं, और स्टेट की अगर डायरेक्शन होगी तो स्टेट की बाउंड्री होगी तो ये दर्शाएंगे, और अगर जिला की है तो डॉट डॉट। ठीक है, अब देखते हैं नदी के लिए, देखिए ये सिंबल है आपका, नदी दर्शाते हैं, कुएं के लिए ब्लैक, और तालाब के लिए छोटा सा, और ये आपका नहर के लिए, जो नहर जो है, और ये पुल के लिए। ठीक है, मंदिर तो आप जानते हैं, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी।
पोस्ट ऑफिस के लिए देखिए ये सिंबल होता है पोस्ट ऑफिस के लिए, और पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। टेलीग्राफ ऑफिस के लिए सिंबल होता है, पुलिस स्टेशन के लिए ये सिंबल। इसको आप देख के मैप में भी, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं कुछ। बस्ती के लिए ये मैप सिंबल होता है और कब्रिस्तान के लिए सिंबल, ठीक है। पेड़ों के लिए सिंबल, घास के लिए दे रखा है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा। ये बताया गया विद्यालय के बारे में। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एक दो होते हैं तो वो भी कर लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यथार्थ स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। तो पैमाना क्या था, पैमाने में आप देखते थे कि वास्तविक दूरी को जो हमने काल्पनिक दूरी मानी है उसके अनुपात को पैमाना कहते थे। बट जो रेखा चित्र होता है एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के स्थानीय को दूसरे स्थान के दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि उसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप 500 मीटर है तो उसे इतनी दर्शाइए। आपने एक अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप सहजता के लिए कि आपने एक मैप बना दिया, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए पिछली कहानी के तरीके से, जैसे लोग अपना कोई ट्रेजर या हंट छुपाना होता था तो एक मैप बना लेते थे अपने सहजता के लिए कि उन्हें पता रहे। उसी प्रकार से आपने एक मैप बना लिया, उसे रेखा चित्र कहेंगे, ठीक है। खाका किसे कहते हैं ये देखते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है। एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे हम मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जा सकता है, ठीक है। खाका के बारे में बताया गया है। चलिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि 3 डेज़ में आपका ये 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम 7th क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर 8th क्लास। जैसे कि इसमें आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, आपके लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है और फिर 12th क्लास की, ठीक है। जैसे कि बट आपको बेस जो है 9th 10th आप पढ़ लेंगे तो आपका बेस क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको जो इंटर और फर्स्ट ईयर के जो पॉइंट्स बताए जाएंगे तो आपको समझने में इजी होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि हाँ ये आपने पॉइंट पढ़ा है, इसके बारे में जानते हैं, तो बेस क्लियर रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आप पेपर तो देखते हैं यूपीएससी का 6th क्लास से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट पुट ऑफ हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर एक बार तैयारी करना है तो एक बार सही से की जाए, जिससे कि हमें दोबारा ये ज़रूरत ना पड़े ना एनसीईआरटी पढ़ने की, ना दोबारा हमें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़े, एक बार में क्लियर हो, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक सर। जैसे कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जैसे कि मेरा जो बेस चल रहा है तो 2022 चल रहा है, तो 2021 के लिए सॉरी, बट 2022 के लिए हम कंप्लीट तैयारी कराएंगे एनसीईआरटी की। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन जो रखे ये आंसर आप बताइएगा। इस चैप्टर के वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्ष किस में दिखाते हैं, तो आप देखते हैं वृक्ष और पर्वत पठार किस में दिखाते हैं, भौतिक मानचित्र में। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, जलाशय को, ठीक है। दिक्सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है ये आप बताइएगा। और पैमाना आवश्यक होता है किस लिए ये आप बताइएगा। 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 2 बता दिए, 2 आप बताइएगा। चलिए तो फिर अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी का प्लान ये कंटिन्यू रहेगा और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। परिमंडल के बारे में जानेंगे और परसों या आफ्टर 2 डेज़ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा 6 क्लास का एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जैसे कि हमारा प्लान चल रहा है तो आपके फ्रेंड या आपके फ्रेंड सर्कल में जो कोई नॉर्मली तैयारी कर रहा है या फिर पढ़ना चाहता है भाई बहन, तो उसे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।